हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 7 के हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के चैप्टर 8 शाम एक किसान नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। ये पाठ एक कविता है और कविता के प्रश्नों का उत्तर लिखते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप उस कविता के अर्थ को अच्छी तरह से समझते हों, क्योंकि कविता पाठ में जो प्रश्न होते हैं उसका उत्तर उसके अर्थ के आधार पर ही आप लिखेंगे, ना कि कविता को शब्दशः उतारेंगे। तो इसलिए इसका अर्थ जानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें मैंने कविता के अर्थ को पूरी तरह से समझाया है। तो चलिए पाठ का पहला प्रश्न देखते हैं। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बताने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपताओं को खोज कर लिखिए। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको एक रूपता खोज कर लिखना है। आकाश का साफा, आकाश को साफे की तरह प्रदर्शित किया गया है, आकाश को साफा के समान बताया गया है। नदी चादर सी अर्थात नदी को चादर के समान कहा गया है। तो एक रूपता का अर्थ हुआ है समानता। आपको ऐसे ही 3 समानताएं खोज कर लिखनी है जो कविता में दी गई है। तो यहाँ उत्तर में लिखा हुआ है, दूसरी एक रूपता है चिलम सूरज सी। चौथी एक रूपता है पलाश के जंगल की अंगीठी, अर्थात जो पलाश वृक्ष के फूल हैं वो लाल लाल आभा लिए हुए दिखाई देते हैं। टेसू के फूल लाल रंग के दिखते हैं। वह जंगल में इस प्रकार से लग रही जैसे अंगीठी की आग हो। अंगीठी जो अलाव आप तापते हैं ठंड के दिनों में, तो उसमें जो आग जलती है उस प्रकार से ये पलाश का जो जंगल है वो दिख रहा है। 5वीं एक रूपता है अंधकार भेड़ों के गल्ले सा। अंधकार ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों का समूह एकत्रित हो। तो इस प्रकार से आप भी उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। क बिंदु है शाम कब से शुरू हुई। ख है तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। ग है इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। यहाँ जो बिंदु दिए गए हैं, जो पॉइंट दिए गए हैं, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ लिखना है कि शाम कब से शुरू हुई। तो उत्तर है सूर्य के पश्चिम में पहुँचने के साथ साथ ही शाम शुरू हो गई। ख है तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। तो उत्तर है शाम से सूरज के डूबने तक में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। ग प्रश्न है इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो इसका उत्तर है इस बीच आसमान में पश्चिम में सिंदूरी आभा झलकने लगी। नारंगी तथा बैगनी रंग के बादलों से आकाश व दिशाएं ढक गई। धीरे धीरे सूरज पश्चिम में अस्त हो गया। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 3 है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। यहाँ कुछ पक्षी के नाम दिए गए हैं, कबूतर, कौआ, मैना, तोता, चील, हंस। इन पक्षियों की बोली को सुनकर आपको कैसा लगा, उनको आपको शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है, कबूतर की बोली सुनकर लगा जैसे वो कह रहा हो, मैं चिट्ठी लेकर आया हूँ। कौआ कह रहा हो, सुनते हो, मेहमान आने वाले हैं। मैना जैसे कह रही हो, मैं नाचूंगी। तोता कह रहा हो, मान लो, राम राम। चील की बोली को सुनकर लगा जैसे उसने कहा, वो देखो नीचे कुछ पड़ा है। हंस मान लो कह रहा हो, हमेशा शांत रहो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने विचार लिख सकते हैं कि आपको उनकी बोली सुनकर कैसा लगा। आगे का प्रश्न कविता से आगे का पहला प्रश्न, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। चित्रित करना अर्थात चित्र बनाना, कविता को चित्र के रूप में प्रदर्शित करना। तो कविता में जो शाम का दृश्य दर्शाया गया है उसे आप चित्र के रूप में ढालेंगे तो किन रंगों का प्रयोग करेंगे उसे आप यहाँ लिखेंगे।
जैसे यहाँ लिखा है, इस कविता को चित्रित करने के लिए पीला, लाल, आसमानी, नीला, भूरा, सफ़ेद, नारंगी, हरे और काले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। इन रंगों का प्रयोग आप चित्र में करेंगे, जैसे आसमानी रंग से आसमान दिखाएंगे, नीले रंग से पानी को प्रदर्शित करेंगे, भूरा रंग पर्वत के लिए जब सूर्य का डूबने का जब समय होता है तो इस तरह के रंगों को प्रदर्शित करने के लिए आप पीला, लाल, नारंगी रंग प्रयोग में लाएंगे। हरे रंग से आप हरियाली दिखाएंगे और काले रंग का प्रयोग अंधकार को प्रदर्शित करने के लिए करेंगे। इस प्रकार से इन रंगों का प्रयोग आप पेंटिंग बनाने के लिए करेंगे। प्रश्न 2 है, शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। यहाँ दिए गए हैं पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे। ये सभी शाम के समय क्या काम करते हैं उसे आपको यहाँ लिखना है उत्तर में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जाते हैं। खिलाड़ी शाम के समय खेल समाप्त कर विश्राम करते हैं। फल वाले जल्दी जल्दी फल बेचने हेतु लोगों को पुकारते हैं। वह जल्दी ही सभी फल बेचकर घर जाने की तैयारी में होते हैं। माँ है, वो घर के काम निपटाकर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करती है। पेड़ पौधे, दिन भर झूमते पेड़ पौधे शाम के समय दम साधे खड़े हो जाते हैं, मानो विश्राम करना चाहते हो। पिताजी दफ्तर या दुकान से घर आते हैं, वह बच्चों के साथ समय बिताते हैं। इसके अलावा कई व्यापारी लोग दुकानों पर ही बैठे होते हैं। किसान है, वो खेतों के काम को समाप्त कर घर की ओर चल देता है। बच्चे गृह कार्य करते हैं, कुछ मनोरंजन हेतु टीवी देखते हैं, कुछ जो है वो अन्य खेल खेलते हैं। तो इस तरह से ये सभी शाम के समय क्या करते हैं उसे आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न 3 है, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टीवी टी टुट टुट। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। तो यहाँ जो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत जी की कविता है जिसमें संध्या के बारे में वर्णन है, और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता शाम एक किसान में भी शाम के बारे में वर्णन है। तो आपको इन दोनों कविताओं में क्या अंतर है, क्या भिन्नता है उसे आपको बताना है। जो समानता है उसे नहीं बताना है, जो भिन्नता है उसे आपको बताना है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित कविता में शाम के समय बांसों के झुरमुट में चिड़ियों की गतिविधियों का वर्णन है या चिड़ियों की आवाज़ का वर्णन है, जबकि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता में एक किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है। आगे का प्रश्न है, शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठो मेरी बेटी सुबह हो गई। यहाँ पर पेड़ों को झुनझुना के रूप में और सूरज को लाल गेंद की तरह बताया गया है। तो आपको इसी से प्रेरणा लेकर सुबह के बारे में कविता रचनी है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया है, उठो बिटिया रानी सवेरा हुआ है, आंगन में चिड़ियों का फेरा हुआ है, ठंडी हवा से झूमती पेड़ों की डाली, सब सितारे गए आ गया अंशुमाली, चहु ओर देखो उजेरा हुआ है, उठो बिटिया रानी सवेरा हुआ है। तो इस प्रकार से आप भी कविता रचकर लिख सकते हैं। भाषा की बात से पहला प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। का है घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, खा है सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, ग पॉइंट है पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, घ बिंदु है मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, अंगा है दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, च बिंदु है घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर चादर सी, गले सा, पर्दा सा, मरियल सा, छोटा सा, छोटी सी, नन्ही सी, ये सब शब्द जो है वो किस प्रकार के शब्द है और यहाँ पर किस प्रकार से सा और सी का प्रयोग किया गया है, कैसे शब्दों के साथ, इसका उत्तर आपको लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ हो रहा है। चादर, गल्ले, पर्दा, मरियल, छोटा, छोटी, नन्ही संज्ञा एवं विशेषण शब्द है। तो का पॉइंट लिखा है, नदी चादर सी, अर्थात नदी चादर के समान।
ख है भेड़ों के गल्ले सा अर्थात भेड़ों के झुंड जैसा। ग है पानी का पर्दा सा अर्थात पानी पर्दा के समान। तो यहाँ पर सा और सी का प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ उपमा के रूप में हुआ है। इसी प्रकार मरियल सा कुत्ता अर्थात कमजोर कुत्ता। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा अर्थात छोटा सा दिल छोटी आशा। नन्ही सी चिड़िया अर्थात छोटी चिड़िया। तो यहाँ पर सा और सी का प्रयोग विशेषण के तौर पर हुआ है। यहाँ पर कमजोर जो शब्द है वो विशेषण शब्द है। कुत्ता है पर वो कैसा है, कमजोर है। आशा कैसी आशा, छोटी सी आशा। दिल कैसा, छोटा सा दिल। और चिड़िया कैसी, नन्ही सी छोटी सी। तो ये शब्द जो है वो विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर सा और सी का प्रयोग विशेषण शब्दों के साथ हुआ। तो इस प्रकार से आप भी उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द के लिए 2-2 संदर्भ वाक्य रचिए। यहाँ शब्द दिए हैं औंधी, दहक, सिमटा। औंधी का अर्थ है उल्टा हुआ या नीचे की ओर मुंह करके पड़ा हुआ। दहक का अर्थ है जलना। सिमटा का अर्थ है सिकुड़ा हुआ। तो यहाँ पर औंधी शब्द का वाक्य प्रयोग देखिए। मैंने देखा कि दादी कमरे में ज़मीन पर औंधी पड़ी थी। दूसरा वाक्य है थाली औंधी कर दो। दहक का वाक्य प्रयोग, अंगीठी में आग दहक रही थी। दूसरा है अपमान से मेरा हृदय दहक उठा। सिमटा शब्द का वाक्य प्रयोग है बच्चा माँ की गोद में सिमटा बैठा था। दूसरा है हाथ लगाने पर छुई मुई के पत्ते सिमट गए। तो इस प्रकार से आप भी नए वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर को समझ गए होंगे। इस पाठ की कविता के संदर्भ, भावार्थ, प्रसंग, व्याख्या आदि का वीडियो मैंने बनाया है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं। उसे क्लिक करके आप पाठ के अर्थ को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।